ज्योति पढ़ाई करते हुए खाना तक नहीं खा रही थी। तभी ज्योति की भाभी सुनीता एक थाली में खाना लेकर आती है और ज्योति से कहती है, ज्योति क्या हुआ, खाना नहीं खाना है क्या आज फिर? अरे कितनी बार कहा है कि खाना कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। पहले पेट पूजा, फिर बाद में कोई और काम दूजा। आई बात समझ में? भाभी मुझे पढ़ाई करनी है, आप यहीं साइड में खाना रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितना बाद में खाओगी। चलो अभी लाई हूँ तो जल्दी से खा लो। भाभी खाना खाने से नींद आती है और फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है। आप समझो ना, मैं पक्का बाद में खा लूंगी। ज्योति की बात का जवाब उसके भैया रामू देते हुए कहते हैं, नहीं ज्योति, तुम पहले खाना खाओ। अरे वैसे ही तुम खाने पीने में बहुत कम ध्यान देती हो। अरे खाना नहीं खाओगी तो पढ़ोगी लिखोगी कैसे, और कैसे ताकत आएगी तुम्हें? कमजोरी आ गई तो? सच में मैंने जरूर कुछ ज्यादा ही अच्छा किया होगा, तभी तो आप जैसे भैया भाभी मुझे मिले जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में इतना सोचते हैं। अगर कोई और होता तुम्हारा ख्याल रखने को तो हम क्यों रखते? वो तो तुम हमारा परिवार हो, मेरी प्यारी सी ननद हो। अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? भूत। ठीक है भैया भाभी, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर पढ़ाई कर लूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चलो मैं बहुत थक गया हूँ, जा रहा हूँ सोने। सब कुछ ठीक था। रामू अपने परिवार के साथ गरीबी में ही सही लेकिन खुशी खुशी रहा करता था। कुछ दिनों के बाद रामू गांव के जमींदार भैरव के पास जाता है और बोलता है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? वो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे अभी कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे पैसे लेकर गया था और अभी फिर पैसे मांगने आ गया। आखिर इतने पैसों का करता क्या है? कहीं मुझसे पैसे लेकर ब्याज पे तो नहीं देता? नहीं नहीं मालिक, वो मुझे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। मेरी बहन को पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक है। अब मैं तो अनपढ़ हूँ, किसान हूँ। मेरी तो बस यही इच्छा है मालिक कि मेरी बहन अपना सपना पूरा करे, और मैं भी अपनी बहन का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोचते हो। तुम परेशान मत हो रामू, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मैं मालिक बस आपका हाथ सर पे बना रहे। और मालिक आपको पता है मेरी बहन ना बहुत मेहनत करती है, उसे दिन और रात का ना होश ही नहीं रहता। मालिक एक दिन ना वो बहुत कामयाब होगी, उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अरे तुम्हारी बहन है, तुम पे गई होगी। अरे तुम मेहनती हो तो वो भी होगी। तुम हमारे खेत में कितना काम करते हो। चलो ये बातों को छोड़ो, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। एक काम करता हूँ, पहले तुम्हें पैसे दे देता हूँ, उसके बाद तब जाऊंगा। रामू अपने मालिक से पैसे लेकर घर जाता है, जहाँ रामू की बहन ज्योति और उसकी पड़ोसन शारदा बैठी हुई थी। रामू वो पैसे अपनी बहन को देते हुए कहता है, ज्योति ये लो पैसे। तुम्हें किताब चाहिए थी ना, तो एक काम करना, किताबें ले लेना, ठीक है? जी भैया। भैया आप मेरे लिए कितना करते हो, आज तक कभी आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अरे रामू, अब तेरा भी परिवार है, कब तक तू अपनी बहन को ऐसे ही पढ़ाता रहेगा? अपने परिवार पर ध्यान नहीं देना क्या तुझे, या फिर इसे पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना ही है? काकी आप कैसी बात कर रही हो? ज्योति ही तो हमारा परिवार है। ज्योति तेरी भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ वो भाभी सब्जी लेने गई है, आती ही होंगी। ज्योति ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ ज्योति की भाभी सुनीता आ जाती है। लो भाभी का नाम लिया और भाभी आ ही गई। अभी अभी भैया आपकी बात कर रहे थे। भाभी क्या हुआ जी, आपको मेरी याद आ गई क्या, जो मेरे पेट पीछे मेरा नाम ले रही हो? अरे सुनीता बहू, अब तू ही समझा कुछ रामू को। इसने तो ठान ही रखा है कि अपनी बहन की कहीं शादी नहीं हो पाए। अरे एक लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर करना ही क्या है, जाना तो उसे ससुराल ही है। शारदा काकी, आप ही क्या बात कर रही हो? अरे अब ज्योति का मन है पढ़ाई करने का तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो इन सब में बोलने वाली आप कौन होती हो? तू इस घर की बहू है। देख तू मेरी बात को समझ, आज नहीं तो कल तुम लोग ज्योति की शादी के लिए लड़के तो देखोगे ही ना। और लड़की जितनी पढ़ी लिखी होगी, लड़का भी वैसा ही चाहिए होगा, तो भी तो तुम लोगों को दिक्कत परेशानी आएगी ही ना। इस बारे में तो जरा सोचो। दिक्कत परेशानी तो हर जगह ही आती है ना। अरे हम ही नहीं सोचेंगे ज्योति के बारे में तो कोई बाहर वाला क्या ही सोचेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ननद मेरा नाम रोशन करे,
जहाँ जाऊँ वहाँ ननद जी के नाम से जानी जाऊँ मैं। इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए क्या ही होगी। और अगर कोई लड़का ही नहीं मिलेगा शादी के लिए तब क्या करोगे तुम दोनों? तब कहाँ मुंह छुपाकर घूमोगे? देखो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा होना ठीक नहीं। लेकिन ये सोच आपकी है, हमारी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहन बहुत पढ़े लिखे और हमारे गांव का नाम रोशन करे। सब हमारी बहन को देखकर उसकी तारीफ करे। हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए। मुझे क्या? अरे अपनी नंद को तुम कुएं में फेंक दो या पढ़ा लिखा कर अफसर बनाओ मेरी बला से। मैं तो बस तुम लोगों का भला ही चाहती थी, बस इसलिए बोलने आ गई, वरना मुझे क्या लेना देना। शारदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सुनीता के पास पैसे नहीं होते तो वो शारदा के घर आती है और बोलती है, शारदा काकी, वो कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में पैसे नहीं है ना, तो सामान लाना है। अरे अब क्या हुआ? तुम दोनों मियाँ बीवी तो सारे पैसे ज्योति की पढ़ाई पर लगाते हो ना, तब नहीं सोचते कि खुद के खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे ज्योति तो आज नहीं कल अपने ससुराल ही जाएगी। शारदा काकी, आपके पास बात करने के लिए कोई और बात नहीं होती है क्या? हर वक्त बस यही कहती रहती हो। अरे जब उन्हें परेशानी नहीं है तो आप क्यों चिंता करती हो? तुम दोनों अंधे हो? मुझे क्या, मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों को समझ ही नहीं आती। शारदा काफी खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद कुछ पैसे सुनीता को दे देती है। कई महीने निकल जाते हैं और अब ज्योति की भी काफी अच्छी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद रामू खेत में काम कर रहा था। तभी रामू के खेत में जमींदार आता है और वो रामू से कहता है, अरे रामू, अच्छा हुआ तू यही है। मुझे तुझसे बात करनी है। वो मैं अपने बेटे की शादी के लिए सोच रहा था, तो ध्यान में आया कि तेरी बहन तो पढ़ी लिखी है, तो क्यों ना तेरी बहन से शादी करवा दी जाए, क्योंकि इस गांव के आसपास भी तेरी बहन जैसा कोई नहीं है। मालिक, आप अपने बेटे की शादी हमारी बहन से करवाना चाहते हो? मेरी बहन का तो ये सौभाग्य है मालिक, इतना बड़ा परिवार उसका ससुराल बनेगा। आप इतने बड़े आदमी होकर हम जैसे गरीब की बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हो? अरे क्या अमीर क्या गरीब, बात तो बस इतनी है कि तुम्हारी बहन चाहिए हमें, और तुम्हारी बहन जैसा इस गांव में कोई नहीं है। अच्छा, मैं 2 दिन बाद पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर आऊंगा रिश्ते की बात करने के लिए। भैरव इतना बोलकर चला जाता है। रामू तुरंत घर जाता है जहाँ सबके साथ शारदा भी बैठी हुई थी। रामू सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शारदा कहती है, लो देख लो, अब इतने बड़े परिवार का रिश्ता आया है तेरी बहन के लिए। अब जब 2 दिन बाद जमींदार का परिवार आएगा तो क्या खिलाओगे? अरे गरीब बहू के घर में एक भी पकवान न मिले। काकी, आप तो जब भी बोलती हो ना कुछ उल्टा ही बोलती हो। अरे आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी ज्योति के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। 2 दिन बाद वो लोग घर आते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सुनीता समझदारी से काम लेती है और रसोई में जो भी सामान था उसके इस्तेमाल से पकवान बनाने लगती है। कुछ देर के बाद सुनीता और ज्योति मेहमानों को पकवान देती हैं, जिसे खाकर भैरव काफी खुश होता है और कहता है, आहा, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पकवान है, खाकर मजा आ गया। कहीं बाहर गांव से मंगवाया है क्या? नहीं मालिक, ये हमारी पत्नी ने बनाए हैं। ये एक गरीब के घर का पकवान है, तो कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा मालिक। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। और अब समझ में आया कि तुम्हारी बहन की कामयाबी के पीछे तुम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। मालिक, हम तो गरीब है, हम ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे शादी में। लेकिन मुझे तो तुमसे सबसे कीमती चीज चाहिए। क्या मालिक? तुम्हारी बहन। रामू की बहन की शादी हो जाती है, जिसमें सुनीता ही सबके लिए पकवान भी बनाती है, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। रोज सुबह के समय अंशिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर पूरे घर में घूमते हुए अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां आ जाता है और गलती से उससे टकरा जाता है और ट्रे की सारी चाय उसकी शर्ट पर गिर जाती है
तो वो गुस्से में कहता है। अंशिका, हद है यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी अपनी चाय से। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, बचा कुचा समय तुमने खराब कर दिया। सूरज जी, मैंने क्या किया है? आप बिना देखे ही तूफान मेल की तरह चलते आ रहे थे, जैसे ये घर नहीं कोई जॉगिंग ग्राउंड हो जहाँ आप भागते हुए चले आ रहे हैं। हटिए आगे से, पूरा फर्श खराब कर दिया। ओ हेलो मैडम, ये भी घर है, कोई होटल नहीं जो चाय की ट्रे हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही हो। हे भगवान, मेरी वाइफ को थोड़ी अकल दो ताकि इसे सही गलत का फर्क समझ में आए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में पागल हो। यहाँ अपनी चाय से मेरी ऑफिस की शर्ट खराब कर दी, वो नहीं दिखाई दे रहा, फर्श खराब हो गई वो दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए सभी को। वैसे तुम ये वेटर की तरह घर को होटल बनाकर चाय की ट्रे हाथों में लिए पूरे घर में क्यों घूम रही थी? वो मैं माँ जी को ढूंढ रही थी चाय देने के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पूरे घर में देख लिया। वो तुम्हें अभी दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि वो भी घर में नहीं होंगी, अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ सोसाइटी के पार्क में बैडमिंटन खेल रही होंगी। बैडमिंटन, वो भी इस उम्र में? माँ जी, आपको अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या, जो भजन करने की उम्र में जवान लड़कियों की तरह बैडमिंटन खेल रही हैं? देखना, ये बात कहीं माँ के सामने मत बोल देना, वरना माँ तुम्हें सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है, वो हमें भी हरा देती हैं। और अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं जाऊँ, अब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और नहीं होना चाहता। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंशिका भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास हाथों में बैडमिंटन लिए पसीने से भीगी हुई घर आती है और सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को पैर पकड़े बैठे हुए देखकर कहती है। क्या हुआ माँ जी, आप पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई हैं? बिना बताए आप चली गई थी और अब इतनी देर से वापस आई हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है, जो मैं कहीं भी जाने से पहले तुझे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रही बात पैर पकड़ने की, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर नहीं उठ रहे मेरे। माँ जी, जब आप बुढ़ापे में जवानों वाले काम करेंगी तो पैरों में तो दर्द होगा ही ना। अब आपको इस उम्र में बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो पता है ना कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, फिर भी आप बैडमिंटन खेल रही हैं। बस कर बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, तो मेरे आगे मुंह खोलने से पहले याद रखना कि इस घर में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ जी, आप तो मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। बैडमिंटन खेलने से आपको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो और आगे से मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता का बैडमिंटन खेलना कम होने की जगह बढ़ जाता है, जिसे देखकर अंशिका बड़ी परेशान थी। उसके लाख मना करने के बाद भी सरिता उसकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है। माँ जी, बस करिए, कितना बैडमिंटन खेलेंगी? आप परेशान हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, और आपकी सांस भी बढ़ गई थी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मत खेलिए। भगवान जी, ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मेरी ही किस्मत में लिखना जरूरी था क्या? बहू, तू जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जा। बस मेरा बैडमिंटन का गेम अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद चलते हैं। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करियो। माँ जी, बस करिए, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलने का शौक पूरा कर लेना। बोला ना बहू, जाकर बेंच पर बैठ, अभी कुछ नहीं। और तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू घर चली जा, मैं बाद में आकर खा लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका गुस्से में जाकर पार्क में बड़े बेंच पर बैठ जाती है और अपनी सास का बैडमिंटन मैच देखने लगती है। तभी अचानक भागते हुए सरिता का पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी और औरतें उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनमें से एक औरत हंसते हुए कहती है।
सरिता सिर्फ बैडमिंटन लेकर घूमने और उसको खेलने का शौक रखने से बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। उसके लिए ताकत और जान की भी जरूरत होती है, जो कि अब तुझ में नहीं है। उम्र हो गई है तेरी। सही कह रही है तेरी बहू एकदम। आंटी जी, वैसे उम्र आपकी भी कुछ कम नहीं है मेरी सास से, और खेल चाहे जो भी हो उसमें गिरना संभलना तो लगा ही रहता है। उम्र के हिसाब से आपको भी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ खड़ी होकर मेरी सास पर कमेंट पास कर रही हैं, या तो लोगों की चुगलियाँ करती रहती हैं, और काम ही क्या है आपको। चलिए माँ जी। अंशिका इतना कहकर अपनी सास सरिता को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, जिनके साथ आप रोज खेलती हैं आज वही आपका मजाक उड़ा रही थी। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, खेलिए, लेकिन आपकी सेहत और उम्र देखकर ऐसे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन बैडमिंटन खेलती रहेंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आराम करेंगी। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अंशिका इतना कहकर हल्दी वाला दूध लेने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्लास में दूध लेकर आती है और अपनी सास को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अपनी बहू के इतना समझाने के बाद भी सरिता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ठीक होते ही वो फिर से बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है। ये सब देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और दिन रात बिना आराम किए बैडमिंटन खेलने की वजह से एक रोज अचानक से सरिता की सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी औरतें जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। अपनी सास की बिगड़ी हुई हालत देखकर अंशिका डर जाती है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करके घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है और सरिता का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है। बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लगता है ये दवा भी नहीं ले रही थी, इस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, दवा तो ये तब खाएंगी ना जब घर पर रुकेगी। ये तो बच्चों की तरह पूरा दिन बैडमिंटन खेलने में लगी रहती हैं। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं खेलता होगा। पता नहीं कैसे मुझे ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मिल गई है। नहीं सरिता जी, इस तरह की लापरवाही इस उम्र में करना ठीक नहीं है। हर काम समय और उम्र को देखकर करना चाहिए। आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंशिका अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। देखिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो खेलिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करने और अपनी हद से ज्यादा बैडमिंटन खेलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा? वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा, ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी, जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे। अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है, चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा, आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए? और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना।
अपनी 5 बेटियों को खाते देख कर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी, मत लगाओ नजर। कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। किशन लाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशन लाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशन लाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप। हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा, मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ। मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा, लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा, मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं। आपको क्या पता, मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़ कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशन लाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता। वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा, आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशन लाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं, ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशन लाल ऑफिस से लौटता है तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशन लाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है। साथ ही उसके लिए 1 कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्तिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी, गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको। थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं।
हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशनलाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी, आप क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है। देखिए देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं। माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी, हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी। पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशनलाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ।